हेलो बच्चों, अगर आपको फिजिक्स के डेरिवेशन से डर लगता है, एग्जाम में स्टेप्स भूल जाते हैं, यही नहीं समझ में आता कि कहां से स्टार्ट करूं, कहां जाके खत्म करूं, तो रिलैक्स हो जाओ क्योंकि आज इस प्रॉब्लम का हो जाएगा खात्मा। हेलो बच्चों, मैं हूं अरविंद सर। आज मैं आपको कराऊंगा चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स के सारे डेरिवेशंस, वो भी स्टेप बाय स्टेप, जिससे आसान तरीके से आप सीखें और एक नॉर्मल बच्चा भी टॉपर बच्चा बन सके। आइए दिखाते हैं क्या खास होने वाला है इस वीडियो में। तो ये वीडियो में आपको मिलेगा डेरिवेशन का मास्टर क्लास। जी हां, डेरिवेशन का मास्टर क्लास। 100% बोर्ड डेरिवेशन आपको क्लैरिटी के साथ यहां से कवर किए जाएंगे, आसान मेथड एंड ट्रिक्स के साथ। 3 से 5 नंबर इन डेरिवेशन को करके आप पक्का कर सकते हैं। और हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स के लिए या पीडीएफ फाइल के लिए आप अरविंद एकेडमी ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा सारे चैप्टर का। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं डेरिवेशंस की मास्टर क्लास। ऑल डेरिवेशंस इन वन वीडियो करते हैं स्टार्ट। बच्चों, डेरिवेशन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। मतलब यहां पर एक मैं चार्ज रख देता हूं जिसे किताबों में सोर्स चार्ज कहा जाता है। मतलब जो पॉइंट चार्ज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, इसे मैं लिख देता हूं Q, दैट इज द सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज का कुछ और मतलब नहीं है, बस जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने वाला है वो। और हम ये चाहते हैं कि किसी पॉइंट P पर, यहां पर ये जो पॉइंट P है, यहां पर हम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें। तो एक टेस्ट चार्ज यहां रख देते हैं हम लोग Q0। ये क्या टेस्ट चार्ज? टेस्ट चार्ज क्या होता है? बहुत छोटा चार्ज होता है और पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव स्मॉल चार्ज। और इसको मैं O कह देता हूं, ओरिजिन वाली बात कह दी है मैंने। अब देखिए क्या है कि ये जो डिस्टेंस नापोगे, अगर वेक्टर फॉर्म में बात करो तो इसे आर वेक्टर कहा जाता है। ये इस समय हमने पॉजिटिव लिया, Q0 भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव पर फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएगा तो फोर्स की डायरेक्शन होगी इस तरफ, मतलब अवे फ्रॉम। आप जानते ही पॉजिटिव से पॉजिटिव पर फोर्स अवे ही लगता है। अब यहां पर हम देखते हैं कि फोर्स ऑन Q0 कितना हो जाएगा, यानी इसके ऊपर फोर्स कितना है। तो कूलाम्स लॉ लगा दें हम लोग, जो कूलाम्स लॉ पढ़ रखे हैं। तो मैं सिंपल अभी डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं, क्योंकि डायरेक्शन तो हम इससे पता ही कर लेंगे। तो मैंने लिखा फोर्स F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये फोर्स हो गया Q0 के ऊपर। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड की जो होती है, मैं यहां कलर थोड़ा बदल लेता हूं, तो बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, तो ये क्या हो जाएगी भाई, E इज इक्वल टू F अपॉन Q0। यही हमने डेफिनेशन पढ़ रखी है कि फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां फोर्स की वैल्यू हमने रख दी ये दिस वन, और इसको Q0 से डिवाइड कर दो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q0 अपॉन R स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q0। अब यहां पर साफ तौर पे आप देख पा रहे हैं कि ये Q0 और Q0 कैंसिल हो गया और E की वैल्यू आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये रहा Q अपॉन R स्क्वायर, Q अपॉन R स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी भी सोर्स चार्ज से बनने वाला, यानी किसी चार्ज से R डिस्टेंस दूर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। यहां थोड़ी सी बात आपको पता है, मैंने बताई भी है, फिर भी कि E जो है प्रोपोर्शनल होता है R स्क्वायर के फॉर ए पॉइंट चार्ज। ये बात और यहां पर ध्यान रख लेने वाली है। और फिर से याद दिला दूं कि ये स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्फेरिकली सिमेट्रिक, इस तरह से आप इसका डेरिवेशन कंप्लीट कर सकते हैं। स्फेरिकली सिमेट्रिक का मतलब है कि एक चार्ज रखा है जैसा मैंने बताया था, और इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है इस पे आप स्फीयर खींच देंगे, तो जो रेडियस है हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आपको सेम मिलेगा, क्योंकि रेडियस सबकी सेम है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज का ये डेरिवेशन है, सिंपल है, इसे आप अच्छे से नोट कर लें। यहां बेटा बच्चों, डेरिवेशन करेंगे हम लोग, एक यूनिफॉर्म चार्ज रिंग है और उसके अलोंग द एक्सेस हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या है, मैं पूरी बात आपको समझाता हूं। यहां पर मैं एक ले लेता हूं रिंग। अब ये तो यहां पर मेरे ख्याल से पेन को एक्टिव करना होगा, तो यहां पर ले लेता हूं मैं एक रिंग, और रिंग को हमने यूनिफॉर्म चार्ज दिया है। चार्ज कितना दिया है? Q चार्ज दिया है। सपोज ये पॉजिटिवली चार्ज है ऐसा मान लेते हैं, और
ये जो और इसका जो ओरिजिन, इसका जो सेंटर है वो ओरिजिन पे ऐसे मान लीजिए, और ये हो गई आपकी एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, और इसका जो रेडियस है वो हम ए ले लेते हैं, बराबर है। अब ये जो रिंग रखी है ना, ये जो प्लेन इसका है वो परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस है। मतलब ये रिंग ऐसे समझिए, आपको समझाने के लिए, ये रिंग है ना, ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, तो ऐसे रखिए, और हम ये जो इसका एक्सेस है यहां पर कहीं मान लीजिए, ये ब्लैक वाला पार्ट इधर कर देता हूं, यहां पर ब्लैक वाले पार्ट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। ये सिचुएशन है, समझ पा रहे हैं ना, एक्सेस इसे बोलते हैं। तो ये बात पकड़ में आई होगी, क्या बातचीत करने जा रहे हैं हम लोग। तो यहां पर इससे मैं थोड़ा सा कलर बदलता हूं, यहां से x दूरी पर हम P पॉइंट ले लेते हैं, जो यहां से x दूरी पर है, ये O से लेकर P में यहां साइड में लिख देता हूं ऐसे P पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। और जो स्टेटमेंट के तौर पे आपको लिखना रहता है, आप लिख दीजिएगा कि रिंग इज प्लेस्ड विथ इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। चाहे तो लिख दीजिए यहां पे, लेट द रिंग is placed perpendicular placed with its plane perpendicular to x axis as shown in the figure। ठीक, ये आप लिख लेंगे, मैं ज्यादा लिख नहीं रहा हूं क्योंकि समय ज्यादा लगेगा। shown in the figure, पूरी बात समझा देता हूं, बाकी लिखने को तो आप लिख ही लेंगे, ठीक है। तो यहां पर ये सिचुएशन है। अब हम क्या करते हैं, एक स्मॉल एलिमेंट लेते हैं इसमें डीएल लेंथ का। देखिए यहां पर हमने क्या किया, इस वाली रिंग में एक छोटा सा एलिमेंट डीएल, क्योंकि हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो फोर्स की बातें सीखे हैं कूलॉम्स लॉ से, वो तो भैया पॉइंट चार्ज के लिए होता है, तो सीधे रिंग के लिए तो लगा नहीं सकते हैं हम लोग। तो हम एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं डीएल। तो यहां पे लिख दीजिए, लेट डीएल इज द स्मॉल एलिमेंट टेकन ऑन द फॉर द रिंग। ठीक, अब ये जो डीएल है इस पे कितना चार्ज होगा, तो चार्ज ऑन डीएल एलिमेंट वो कितना होगा बेटा, आप जानते हैं कि पूरी रिंग को आपने चार्ज दिया था क्यू, तो एक यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज हो जाएगा, क्यू अपॉन 2πa। क्यू को आप पेरीमीटर या इसके सर्कमफ्रेंस से डिवाइड कर दीजिए, यूनिट लेंथ पे हो जाएगा, और डीएल से मल्टीप्लाई कर दें तो ये चार्ज हो जाएगा डीएल के ऊपर, जिसे हम डीक्यू कह देंगे। भाई एक यूनिट लेंथ पर चार्ज है क्यू अपॉन 2πa, तो डीएल पे कितना चार्ज है, इनटू डीएल, और इसी को हम डीक्यू कह दे रहे हैं। तो डीक्यू इज द चार्ज, यानी इस पे डीएल पे आपका डीक्यू चार्ज है। अब इसका मैग्नीट्यूड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो डीएल प्रोड्यूस कर रहा है पी पे, अभी इसके कंपोनेंट की हम बात करेंगे, लेकिन मैं सीधी लाइन मिला देता हूं ऐसे करके, और ये जो डिस्टेंस है इसे मैं आर कह देता हूं, आगे इसका इस्तेमाल करूंगा अभी, है ना। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय डीएल एलिमेंट, इस एलिमेंट की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। अब फिर यहां पे मैं व्हाइट कलर लेता हूं, थोड़ा सा क्लियरली दिखेगा। तो डी की वैल्यू कितनी हो गई, जो के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यही हमने पढ़ा था। के का मतलब है 1/4πε0, तो 1/4πε0 डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब यहां पर मैं डी क्यू की वैल्यू यहां से पुट कर देता हूं, जैसे इक्वेशन नंबर 1, ये सब लिख लीजिएगा आप, इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू यहां डाल देते हैं। तो ये रहा के अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी क्यू की जगह आ गया क्यू अपॉन 2πa इंटू डीएल। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया इस छोटे डीएल एलिमेंट के द्वारा जो पी पर बनाया जा रहा है, वो क्या है, मैग्नीट्यूड है। अब यहां पे एक इंटरेस्टिंग बात क्या देखिए कि ये क्योंकि ये सिमेट्रिक फिगर है, तो अगर डीएल इधर मिलेगा तो उसके ठीक अपोजिट, डायमीटर के ठीक अपोजिट एक डीएल एलिमेंट और मिल जाएगा यहां पर आपको। वैसे ही सिमिलर कहीं भी जाएंगे, यहां जाएंगे तो यहां मिल जाएगा, यहां जाएंगे तो यहां, हर जगह पूरी रिंग पर डायमीटर के अपोजिट डीएल एलिमेंट मिलेगा। तो इसको भी अगर मैं यहां मिला दूं, देखिए ऐसे, ये आर था तो ये भी आर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है ना, इसके हम कंपोनेंट लेते हैं, और इसका मैं कलर थोड़ा बदलना चाहता हूं।
देखते हैं, ये कलर चलाता हूं, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा था इससे, इसको मैं आगे, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको मैं ले देता हूं डी, क्योंकि डीएल वाला बहुत छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो इस एंगल को अगर आप थीटा कह दीजिए, कोई एंगल होगा और ये थीटा, तो सिमेट्रिसिटी से इधर वाला भी थीटा होगा, खैर उसकी बात करेंगे। ये थीटा, तो ये देखिए ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये भी थीटा। अब इस डी के दो कंपोनेंट ले लीजिए, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इधर, वो आ जाएगा डी कॉस थीटा, और वर्टिकली जो कंपोनेंट होगा वो आ जाएगा डी साइन थीटा। इसमें कोई भी संदेह की बात नहीं है। अब मजेदार बात क्या देखिए, व्हाइट कलर करते हैं, ये थीटा है तो ये भी थीटा है, क्योंकि सिमेट्रिसिटी है, ठीक डायमीटर के अपोजिट है। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा वो बनेगा अगेन डी, क्योंकि सेम चीज बन रही है। अब ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसके कंपोनेंट ले लीजिए, वर्टिकल कंपोनेंट हो गया डीई साइन थीटा, और इधर वाला कंपोनेंट एक और आ गया डीई कॉस थीटा। तो हमने क्या देखा कि ये जो डी साइन थीटा थे ये इक्वल एंड अपोजिट है, तो दे विल कैंसिल आउट। तो यहां पे आप ये दिमाग में रख लीजिए या लिख दीजिए यहां पे कि डी हैज टू कंपोनेंट्स और डी साइन थीटा जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट विल कैंसिल आउट, विल कैंसिल आउट। तो हमारे पास बचा क्या, ओनली डीई कॉस थीटा, जो कि एक्सियल कंपोनेंट है, एक्सियल एक्सिस के लॉन्ग है, एक्सियल कंपोनेंट इज रिमेनिंग एज देयर, लिख देता हूं सिंपल भाषा में। तो आप समझ गए कि हमें डी कॉस थीटा से ही खेल खेलना है, क्योंकि डी साइन थीटा तो कैंसिल हो ही जाएगा। अच्छा, अब थोड़ा कलर बदल लेते हैं जैसे कि इंटरेस्ट बना रहे। अच्छा, अब इसके आगे देखिए, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, तो इस पी पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा भाई, हम क्या करेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इंटीग्रेट कर देंगे किसको, ये डी कॉस थीटा वाले कंपोनेंट को। तो इसको हमने लिखा डी ई कॉस थीटा, और इंटीग्रेट कहां से कहां करेंगे, पूरे रिंग का। तो 0 से लेके 2 पाई है, 0 से स्टार्ट कीजिए, पूरा चक्कर लगाओगे तो 2 पाई है। तो यहां लिख देते हैं 0 to 2 पाई ए। इसका जो रिजल्ट आएगा हमारा काम बना देगा। अच्छा, अब क्या है कि डी की वैल्यू हम लोग ऊपर से रख सकते हैं, कॉस थीटा और निकाल लें, तो दोनों की वैल्यू यहां रखेंगे और आगे काम बढ़ा लेंगे हम लोग। तो चलिए, मैं यहीं थोड़ा जगह है तो यहां करने की कोशिश करता हूं, एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं यहां, व्हाइट कलर ही ज्यादा बेहतर होगा। तो यहां पर अब मैं लिख देता हूं, जो कि कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, ये ट्रायंगल देखिए, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस इज एक्स और हाइपो इज आर, तो ये वैल्यू लिखी है आपने x अपॉन आर। अब ये कॉस थीटा की वैल्यू और डी साइन थीटा की, डी की वैल्यू, ये डी की वैल्यू और कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए। यानी ई जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं, नहीं आएगा नहीं, 0 to 2 पाई ए, और इलेक्ट्रिक फील्ड रहा ये, यानी कि आप पूरी वैल्यू लिख दीजिए के क्यू आर स्क्वायर इंटू 2 पाई ए इंटू डी एल, और ये रहा x अपॉन आर। कोई भी यहां समस्या नहीं है। अब इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट टर्म होते हैं, जो वेरिएबल नहीं होते, वो सारे बाहर चले आते हैं। और यहां कमाल की बात आप देखिए, k कांस्टेंट है, q कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, क्योंकि ये r तो बदलेगा नहीं यार, कहीं भी जाएंगे तो r बदलने वाला नहीं। r के साथ 2 पाई ये नहीं बदलेगा, x नहीं बदलेगा, क्योंकि x भी फिक्स है जिस पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं। तो ये सारी वैल्यू कूद कर बाहर आ जाएगी। तो मैं e लिखता हूं, इसे लिखता हूं के क्यू, और ये r करोगे तो r क्यूब आ जाएगा, के क्यू अपॉन 2 पाई a, और ऊपर रहा x और नीचे रहा r क्यूब, और इंटीग्रेशन ये रहा dl 0 to 2 पाई a। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो आ जाएगा L, और L का 0 to 2 पाई, यानी इसका इंटीग्रेशन 2 पाई a आ जाएगा। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लिखने चले आप, तो के क्यू एक्स अपॉन 2 पाई a r क्यूब,
और इसका इंटीग्रेशन 2 पाई ए, समझ रहे हैं ना। एल आ जाएगा, लोअर लिमिट लगोगे 0, अपर लिमिट 2 पाई ए, तो 2 पाई ए ही मिलेगा। इतना तो मेरे ख्याल से आप पचा लेते होंगे। चाहे तो मैं स्टेप बढ़ा दूं, क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाह रहा हूं, इतनी मेहनत जब हम और आप कर रहे हैं। ये देखिए एल आ गया और लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 2 पाई ए। अभी 2 पाई ए माइनस 0 करोगे तो ई की वैल्यू आ जाएगी के क्यू एक्स अपॉन 2 पाई ए आर क्यूब इंटू 2 पाई ए। अब देखिए 2 पाई ए और 2 पाई ए यहां पर कैंसिल हो रहा है, तो मैं इन दोनों वैल्यू को 2 पाई ए और 2 पाई ए को कैंसिल कर देता हूं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे हाथ में क्या आया, इसका कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई के क्यू एक्स अपॉन आर क्यूब। अब ये कॉन्टिन्यूड लिख देते हैं, जैसे नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं हम लोग। अब यहां पे ना आर को भी हम रिप्लेस करेंगे, क्यों? क्योंकि हमेशा जब मेजरमेंट करना होता है तो आर जो तिरछी हाइट है, मतलब तिरछी जो स्लैंटेड लेंथ आ रही है, ये जैसे है, अब यहां पे निकालना तो ऐसे ये नापना मुश्किल है। और पाइथागोरस से आर, ए और एक्स में रिलेशन होता ही होता है, तो हम ए और एक्स, ए होता है रेडियस, आराम से मालूम रहेगा, और x कितनी दूर है आराम से निकाल सकते हैं। तो इट इज इजियर टू फाइंड आउट a एंड x, जबकि r निकालना हमारे लिए काफी मुश्किल हो सकता है। तो यहां पर इस के क्यू एक्स अपॉन आर क्यूब को मैं नेक्स्ट स्लाइड में लेके जाता हूं, फिर आगे करता हूं। तो ये नेक्स्ट स्लाइड में आ गया, और जैसा आप समझ रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू निकाली थी हम लोगों ने, वो के क्यू एक्स अपॉन आर क्यूब थी। और यहां पे आप इसको वाले डायग्राम को देखिए, यहां पर ये पाइथागोरस लगाएंगे तो आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा। तो पाइथागोरस से आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कोई भी हमें लगता है इसमें तकलीफ की बात नहीं है। और ये ये आर क्यूब था, यहां पर आर स्क्वायर लिख दिया मैंने, आर क्यूब। अब यहां पे आर की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2। इस वैल्यू को इसमें रिप्लेस कर दीजिए आप। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए क्या बना, अब बना E इज इक्वल टू के क्यू एक्स अपॉन आर क्यूब, यानी इसका क्यूब करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। और ये देखिए जो आपका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपके हाथ में आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है किसी भी चार्ज रिंग से, उसकी एक्सेस पर, जो कि इससे x दूरी पर है, रेडियस a है, चार्ज q दिया है, कितना होगा, के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। इस फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा। और हम बता ही चुके हैं, पॉजिटिव है तो अवे होता है, और अगर निगेटिव है तो टूवर्ड्स द ओ या टूवर्ड्स द सेंटर होगा। अब यहीं पे अप्रोक्सीमेशन कर लीजिए, जैसे फॉर x इज मच ग्रेटर देन a, यानी जो x है, पॉइंट P जो है, वो इस लूप से या इस चार्ज रिंग से बहुत दूर है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, a को इग्नोर कर दोगे तो E की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये पावर रहा 3/2। तो ये देखिए ये वैल्यू क्या बनी है आपकी, इलेक्ट्रिक फील्ड, और पावर आ जाएगी 2 से 2 कट जाएगा, 3 आएगा, और x से काटोगे तो स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ जाएगी के क्यू एक्स, के लिख देता हूं, चलो, के क्यू एक्स अपॉन एक्स क्यूब। अब इस x से इसको काटोगे स्क्वायर, यानी ये आ गई के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। या इसको अगर k की वैल्यू लिखना चाहो तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन एक्स स्क्वायर। मतलब क्या है कि जब भी ये पॉइंट P इस चार्ज रिंग से काफी दूर होगा, ये रिंग ऐसा बिहेव करता है जैसे इसके सेंटर पे सारा चार्ज कंसंट्रेट कर गया है। क्यों? क्योंकि आप जानते ही कि कहीं पर चार्ज अगर Q रखा है और उससे x दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना है, तो यही वैल्यू लिखते हैं, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन एक्स स्क्वायर, जो कि ये सेम फॉर्मूला दे रहा है। तो ये कैसे बिहेव कर रहा है, जैसे इसके सेंटर पे मामला आ गया है। तो आप इसको नोट कर लीजिए बेटा। ये देखिए, ये पहला स्लाइड था, मैं आपको मौका देता हूं, और यहां पर उम्मीद करते हैं पॉज करके नोट किए होंगे। और दूसरा ये, तो इसको अच्छे से नोट कर लो।
बच्चों आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, ये द्रोणा आपके लिए कंप्लीट मास्टर क्लास में कोर्स लेके आया हूं। इसके अंदर आपको एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइज और सारे एग्जांपल्स मैंने वीडियो फॉर्म में इजी भाषा में सॉल्व किए वो मिलते हैं। यही नहीं, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर एमसीक्यूज भी वीडियो फॉर्मेट में आपको मिलेंगे। 10 इयर्स के पीवाईक्यूज तो क्लास 12th के, और साथ में टेस्ट भी आपको देने का यहां मौका मिलेगा। नोट्स एंड वर्कशीट, यानी कि आपको नोट्स एंड फॉर्मूला शीट हैंड रिटन भी मिलने वाली है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वर्कशीट भी, और लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज दोनों मिलेंगे। और साथ में लाइव क्लासेस तो होंगी, जिसका समय यहां पर लिखा हुआ है क्लास 12th की 7:30 बजे शाम को। यानी पूरा पैकेज है तैयार, बस आपको द्रोणा ज्वाइन करके कस के मेहनत कर लेनी है। तो जो बच्चे द्रोणा से हेल्प लेना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसके स्टोर सेक्शन में जाकर यहां पर द्रोणा लेकर अपना काम बना लीजिए। चलिए वीडियो पे आते हैं वापस। बच्चों हम लोग डेरिवेशन करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल का। एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है। तो पहले हम एक डायपोल बना लेते हैं। ये मान लीजिए हमने एक डायपोल बना लिया, एक को माइनस क्यू और एक को प्लस क्यू बोल देते हैं। ये देखिए माइनस क्यू और ये प्लस क्यू बोल दिया। अब इसके सेंटर से ओ पॉइंट से कोई x दूरी पर या r दूरी पर हम एक क्या करेंगे, पॉइंट पकड़ेंगे। तो यहां O से हम यहां से r डिस्टेंस पर, जो कि P पॉइंट है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। अभी जो डायपोल की लेंथ है वो 2a मान ली है हमने। तो 2a अगर मानोगे, ये डायपोल लेंथ में यहां 2a लिख देता हूं, तो ये इतना हिस्सा a हो जाएगा, इतना हिस्सा भी a हो जाएगा। ये आप जानते ही जानते हैं। अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं, तो इस प्लस क्यू से P पर बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी दिशा क्या होगी। देखिए प्लस चार्ज है तो अवे बनाएगा। तो मैं कलर थोड़ा यहां बदलता हूं जिससे आपको क्लियरली दिखे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू की वजह से इधर होगा, और माइनस होता है टुवर्ड्स माइनस चार्ज, तो माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। अब क्योंकि प्लस वाला P के करीब है, चार्ज तो दोनों में सेम ही है, तो ये डोमिनेटिंग होगा, मतलब ये भारी पड़ेगा माइनस क्यू, क्योंकि माइनस क्यू वाला दूर है। तो इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो जाएगा, प्लस क्यू की तरफ। ये इसका ई नेट होगा, ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। अगर हम देखें तो ये जो ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में इसका डायपोल मोमेंट है। डायपोल मोमेंट किधर होता है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। तो ये माइनस क्यू, अगर इसका डायपोल मोमेंट की बात करें तो दिस इज दी माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, ये डायपोल मोमेंट हो गया। इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन सेम है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो मैंने यहां पे आपको बताया, इसको ध्यान रखिएगा कि एक्सियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो डायपोल मोमेंट की ही डायरेक्शन में होता है। अब मैग्नीट्यूड निकालते हैं हम लोग यहां पर, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लिखते हैं जो ई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू, इसकी वजह से कितना बन रहा है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चाहे तो इसको के भी लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट, और Q अपॉन आर स्क्वायर। तो ये लिखा हमने Q, आर स्क्वायर का मतलब है या इतनी डिस्टेंस, इतनी बेटा। तो ये डिस्टेंस इतनी कितनी होगी, इस आर में, ये जो आर है उसमें ये ए घटा दो, तो ये आर में ए घटा दोगे तो इतनी डिस्टेंस मिलेगी, विच इज आर माइनस ए। तो इसे मैं लिख देता हूं आर माइनस ए का स्क्वायर। अब ये बार बार इतना ना लिखना पड़े इसलिए मैं के लिख दे रहा हूं इसको, के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर। और डायरेक्शन टूवर्ड्स राइट, अगर आप डायरेक्शन भी लिखना चाहते हैं, क्योंकि घटा देंगे अभी हम लोग, टूवर्ड्स राइट। उम्मीद करते हैं ये बात आप पकड़े। अब माइनस क्यू की वजह से बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू, तो ये हो गया के क्यू, और यहां से डिस्टेंस लोगे तो ये आर, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस है ही, और ये ए और जोड़ दो, ये तो ये वैल्यू हो गई आर प्लस ए का होल स्क्वायर। और ये वैल्यू यहां पे कितनी बनी बेटा, यहां वैल्यू बनी टूवर्ड्स लेफ्ट, ये टूवर्ड्स लेफ्ट, दोनों की डायरेक्शन मतलब अपोजिट है। तो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, ई एक्सियल, उसकी बात करो तो ई एक्सियल, जैसा आपको बताया था कि प्लस क्यू वाला डोमिनेट भारी पड़ेगा, ज्यादा होगा, तो हम पीई प्लस क्यू में से माइनस क्यू से बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड घटा देते हैं। जब आप घटाने जाओगे तो इसमें से ये घटाओगे, तो जो कॉमन आ रहा है वो मैं बाहर निकाल लेता हूं, और कॉमन क्या आएगा, के क्यू। तो मैंने यहां के क्यू निकाल लिया बाहर, और प्लस क्यू का मतलब हो गया 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर।
ये देखिए ये एक्सप्रेशन आया, इसी को आगे हम सॉल्व करेंगे फर्दर। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। ई एक्सीएल, ए एक्स लिख देते हैं, काफ़ी है। फिर ये रहा के क्यू, और यहाँ पर इसको इधर, इसको इधर, तो आर एलसीएम ले रहे हैं, मतलब आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर, और नीचे आ गया आर माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। अब नीचे देखिए क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला है, तो स्क्वायर तो पूरा लगा ही देंगे, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर आप लिख दीजिए ई एक्सीएल इज इक्वल टू के क्यू, और यहां जब इसको ओपन करेंगे, लिख ही देता हूं चलो, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA, और यहां माइनस लिखोगे तो यह आ जाएगा माइनस आर स्क्वायर, माइनस लिखा है बाहर, और यह आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर और प्लस 2RA। ये माइनस 2RA होगा, इससे माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा, अपॉन ये रहा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और टोटल का स्क्वायर तो यहाँ था ही। उम्मीद करते हैं थोड़ा अलजेब्रा देख ही रहे हैं। अब ये आर स्क्वायर ए स्क्वायर देखिए कट गया यहाँ पर, तो ये वैल्यू ई एक्सीएल कितनी आ गई बेटा, अभी आ गई के क्यू, और ये हो गया 4RA, तो इसे लिख दीजिए 4AR लिख देता हूं, और नीचे रहा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर, ये वैल्यू हो गई। अब इसको थोड़ा ब्रेक कर लेंगे क्योंकि हम P लाना चाहते हैं, हमने बताया था ना डायरेक्शन भी लिखने के काम आएगा। तो P की वैल्यू क्या होती है हम ये जानते हैं, कलर बदल देता हूं, हम ये जानते हैं, वी नो, यहां लिख देते हैं कि जो P की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, चार्ज इंटू बीच का सेपरेशन यानी 2A, यानी ये फैक्टर Q इंटू 2A हम इसमें से निकालना चाहते हैं। तो Q यहां से मिल जाएगा, 2A यहां से मिल जाएगा, P आ जाएगा। तो इसी को हमने, इसको मैं यहां लिख लेता हूं ई एक्सीएल, और K लिखा, Q लिखा, और 2A इसमें से इसके साथ ले लिया। देखिए ये 2A साथ ले लिया तो कितना बचा, केवल 2 बचा रह गया, तो ये आ गया 2, और ये रहा R अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। अब देखिए क्या रहा, ई एक्सीएल, ये Q इंटू 2A की जगह आप P लिख दीजिएगा, तो ये वैल्यू हो गई KP, यहाँ 2 इधर ले लेते हैं, R अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर, ये 2KPR अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला यहां पर बना। अब इसको हम लोग अप्रॉक्सीमेशन की तहत भी आगे बढ़ाएंगे, उसको भी देखेंगे। तो इस फॉर्मूले को दिमाग में रखिए, क्योंकि यहाँ स्लाइड भर गई है तो मैं PTO या कॉन्टिन्यूड जैसा वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं। तो आइए देखते हैं अगली स्लाइड पे क्या रहा। तो हमारी अगली, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकला था वो क्या निकला था, 2PR, ये देखिए पीछे 2K की जगह आप एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हो, वरना मैं चलिए एप्सिलॉन नॉट लिख देता हूं, ये K लिख दीजिए यहाँ, और नीचे वैल्यू आ गई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। अब इसकी जगह E इज इक्वल टू K की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 2PR और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर, ये फॉर्मूला मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का आ गया एक्सेल पॉइंट पे। अगर इसको वेक्टोरली लिखना है, मतलब वेक्टोरली लिखने का मतलब कि हम इसमें डायरेक्शन के साथ बात लिखना चाहते हैं, तो क्या कर दोगे, बस P को इंट्रोड्यूस कर दो, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E एक्सीएल, ये तो इतना मैग्नीट्यूड था ही, 2PR अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि ये वेक्टर है तो इधर भी वेक्टर आना चाहिए, और P कैप मैं वेक्टर लगा देता हूं, क्योंकि हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन एक ही था। देखिए ये डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए हमने दोनों में पॉजिटिव रिलेशन बना दिया। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। दूसरी बात, अगर अप्रॉक्सीमेशन करते हैं, मतलब कि हम ये मानते हैं कि P पॉइंट काफी दूर है डायपोल से, तो R की वैल्यू इस A से काफी बड़ी हो जाएगी, तो इसके तहत लिख दीजिए इफ R इज क्वाइट ग्रेटर देन A, यानी P इज क्वाइट फार, फार का मतलब फ्रॉम डायपोल ही लिख रहे हैं, तो एक एक वर्ड हम किताब नुमा नहीं लिखेंगे, उतना आप समझते हैं, है ना। तो यहां पर E एक्सीएल अब क्या बन जाएगा,
यहां पर आप a को इग्नोर कर दोगे तो ये r स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो r की पावर 4, एक r ऊपर से कट जाएगा तो r की पावर क्यूब आ जाएगा। तो यहां आप लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या इसको k भी लिख सकते हैं 2p/r क्यूब, और ये रहा p कैप। ये फॉर्मूला आ गया अप्रोक्सीमेशन के, ये यहां रहा क्यूब बेटा, दैट इज क्यूब। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो डायपोल का मामला है वो 1/r क्यूब से चेंज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, जबकि जो पॉइंट चार्ज वाला होता है वो 1/r स्क्वायर से चेंज होता है। तो इसको आप यहाँ पे अच्छे से नोट कर लीजिए, ये पूरा डेरिवेशन है। तो ये देखिए, ये नोट कीजिए, पॉज करके बेटा मैं हट जाता हूं, और उसके बाद ये सेकंड स्लाइड आ गई, इसको भी अच्छे से नोट कर ले आप। बच्चों हम लोग डेरिवेशन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट, और देखिए कितना इंटरेस्टिंग डेरिवेशन और इंपॉर्टेंट भी बहुत है। आइए करते हैं। तो पहले हम बनाते हैं एक डायपोल। तो ये साहब एक बन गया डायपोल, इसको मैं कह देता हूं -q, एक को माइनस कहना, एक को प्लस कहना, तभी डायपोल बन पाएगा। और इनकी पोजीशंस को ए भी कह देते हैं, क्योंकि ये पोजीशन अभी हम लोग जिक्र करेंगे तो लिखने में काम आ जाएगी। अब जो इक्वेटोरियल पॉइंट होता है वो क्या होता है, इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। तो मैं यहां पर एक लाइन खींचता हूं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि इसके सेंटर से इस तरफ ऐसे जाते हुए यहां तक पहुंचा देता हूं। मेरे ख्याल से ये पॉइंट ले लेता हूं, दैट इज P। और ये पॉइंट कितनी दूर है इससे, वो r दूरी पर है। और इस डायपोल की लेंथ कितनी है, 2a। अगर 2a लेंथ है तो ये भी a हो जाएगा और ये भी a हो जाएगा, आधा आधा। इतनी बात हमें समझ में आई। अब आगे की वर्किंग करते हैं कि देखिए यहां पर इस प्लस क्यू से, अगर मैं इसको प्लस क्यू से यहां बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं तो कैसे निकालते हैं, हम इनको ज्वाइन कर देते हैं ऐसे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। मैं यहां पे इसको लिख देता हूं E प्लस क्यू की वजह से। और इसी तरीके से कलर को थोड़ा सा फिर से बदलते हैं, और माइनस क्यू की वजह से इसको आप यहां ज्वाइन कर दीजिए। ये थोड़ा सा बेंड कर गया है, अगर स्ट्रेट बन जाए तो बेहतर है, वरना जैसे बनेगा वैसे काम चलाएंगे। ये मान लीजिए अब ये माइनस होता है टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन आएगा वो E माइनस क्यू की वजह से आएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के इसका डायरेक्शन हो गया अवे इधर, और इसका डायरेक्शन हो गया इधर। अब इस सिचुएशन में अब हम एक चीज ये देखते हैं कि ये जो E माइनस क्यू, E प्लस क्यू है, इनके मैग्नीट्यूड सेम होंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉइंट चार्ज से बनता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, KQ/r स्क्वायर। तो यहां पे ये देखिए, ये क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ये दोनों r तो बराबर ही, r का मतलब जो भी वैल्यू निकलेगी हम यहां निकाल देते हैं। ये देखिए r है, a है, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का अंडर रूट। और इसी तरीके से ये भी लेंथ वही हो जाएगी, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का पावर आधा। तो ये और ये लेंथ दोनों, मैं इसको थोड़ा नीचे लिखना चाह रहा था, चलिए यहां समझा दूंगा, उम्मीद करता हूं। ठीक, तो ये दोनों लेंथ बराबर है, मतलब डिस्टेंस बराबर है, और साथ में चार्ज बराबर है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो इस पॉइंट को हम लिख लेते हैं, E माइनस क्यू और E प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड, मैंने डायरेक्शन नहीं लिखा है, मैग्नीट्यूड आर सेम या इक्वल लिख देते हैं। इन दोनों से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है उन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ये बात समझ गए, हमारे काम आएगी। और एक ये प्लस क्यू वाला कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है इसको मेंशन कर लेते हैं बड़े आराम से। तो मैंने लिखा E प्लस क्यू की वजह से, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या K लिख दीजिए इसकी जगह, ऊपर से चार्ज की वैल्यू Q और R स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। और डायरेक्शन का फर्क है, ये डायरेक्शन क्या है, अलोंग BP, ये BP आ गया, बस डायरेक्शन का फर्क है। इसी तरीके से E माइनस क्यू जब आप लिखोगे तो मैग्नीट्यूड तो सेम हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q, और इसका भी डिस्टेंस सेम है, तो ये रहा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का अंडर रूट का स्क्वायर करोगे तो रूट ही आ जाएगा, और ये रहा अलोंग किधर, PA। ये डायरेक्शन के साथ मैंने यहां मेंशन कर दिया। देखिए यहां पे मैग्नीट्यूड सेम है, वही बात मैंने यहां लिख दी थी, जिससे हम लोग बातों को और बेहतर ढंग से समझ पाएं। इतनी बात हमारे हिस्से आ गई। अब यहां पे थोड़ी सी कलाकारी का मतलब है, किसी पॉइंट P पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है नेट,
तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का वेक्टर सम करते हैं। अब करने में यहां पर देखिए मैं करके दिखाता हूं, व्हाइट कलर ही ले लेता हूं, अभी मैं हाथ में व्हाइट ही है। अब ये जो E प्लस क्यू है इसके दो कंपोनेंट लेंगे, एक हॉरिजॉन्टल हम लोग थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं दिखाई पड़े आपको, और एक लेंगे वर्टिकल ऐसे, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अब अगर ये एंगल हमारा थीटा, ये दोनों आर्म बराबर है तो ये अगर एंगल थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। पहली बात, ये थीटा तो ये भी थीटा बेटा, ये देखिए कोरस्पॉन्डिंग एंगल है ना, ये आर्म और ये आर्म पैरेलल है, तो ये दोनों कैसे हो गए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो इस प्लस क्यू के दो कंपोनेंट आप करोगे तो इधर वाला कंपोनेंट आ जाएगा E प्लस क्यू कॉस थीटा, और इधर वाला आ जाएगा, थोड़ा सा इधर लिख रहा हूं मैं, E माइनस प्लस क्यू साइन थीटा। उम्मीद करते हैं आप बात समझे, साइन थीटा इधर कॉस थीटा। अब देखिए इसका अब कलर थोड़ा बदलना पड़ेगा, इस माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा P पर, उसके कंपोनेंट कर रहे हैं हम लोग। तो यहां पर ये थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, देखिए क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये दोनों पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल हो गई, ये ज्योमेट्री आपने 9th-10th में सीखी थी, ठीक। तो यहां पर E माइनस क्यू का एक कंपोनेंट वर्टिकल वाला इधर वाला आ जाएगा E माइनस क्यू साइन थीटा, और इधर वाला आ जाएगा इसके साथ E माइनस क्यू कॉस थीटा। उम्मीद है आप समझ पाए, इस डायरेक्शन में ही, इन नीला वाला दोनों बराबर ही दिखाने के लिए, बात समझ में आई। अब ये E माइनस क्यू साइन थीटा, E प्लस क्यू साइन थीटा कैंसिल हो जाएंगे, क्यों, अपोजिट है और E माइनस क्यू प्लस क्यू की वैल्यू बराबर है यहां पर। तो E यहां पर लिख दीजिए कि E माइनस क्यू साइन थीटा एंड E प्लस क्यू साइन थीटा विल कैंसिल आउट, इक्वल एंड अपोजिट। और इक्वल कैसे थे, ये इक्वल इस बात की चर्चा करते हुए लिखा है कि इक्वल एंड अपोजिट है। तो हमारे हाथ केवल रह गया ये E प्लस क्यू कॉस थीटा। तो अगर मैं इसके अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने जाऊं तो मैं क्या लिखूंगा, पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E लिख देता हूं इक्वेटोरियल पोजीशन पे, और मैं यहां पे वेक्टर लिख देता हूं क्योंकि डायरेक्शन भी हमें पकड़ में आ गया है। तो मैं यहां पे जो वैल्यू लिखूंगा वो लिखूंगा E प्लस क्यू साइन थीटा प्लस E माइनस क्यू साइन थीटा। भाई ये और ये दोनों को जोड़ दीजिए। अब ये जो डायरेक्शन है, ये देखिए अगर इसका डायपोल मोमेंट किधर है, माइनस से प्लस, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट ऑफ डायपोल। तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर है और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी विपरीत दिशा में आ रहा है, दोनों पैरेलल अपोजिट हैं, दिखाई पड़ रहा है ना। इक्वेटोरियल में ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अपोजिट आता है। तो यहां पर हम डायरेक्शन देने के लिए P कैप लिखेंगे और माइनस साइन लगा देंगे। माइनस साइन ये बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे से विपरीत दिशा में है। उम्मीद है ये बात आप पकड़े। अब यहां पर नेक्स्ट स्टेप में E प्लस क्यू और E माइनस क्यू दोनों सेम थे, जब सेम मैग्नीट्यूड है तो डबल हो जाएगा, दोनों क्वांटिटी सेम आ जाएंगे। तो मैं यहां लिख देता हूं E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू माइनस E प्लस क्यू साइन थीटा प्लस E प्लस क्यू साइन थीटा, और ये रहा P कैप। ये क्यों लिख पाए हम, क्योंकि E माइनस क्यू और E प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर था। उम्मीद आप मेरे साथ हैं। अब आगे चलते हैं। E इक्वेटोरियल ये डबल हो जाएगा -2 इलेक्ट्रिक फील्ड साइन थीटा, और ये P कैप, ये हमारा अब इसमें वैल्यू रख देनी है और आंसर आ जाए, मतलब डेरिवेशन हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ये देखिए लिखा हुआ है, साइन थीटा हमको और निकालना है। तो साइन थीटा निकाल, कुछ गलत लिख गए, कॉस थीटा वाली वैल्यू लिखनी थी, साइन थीटा लिख दिया। ये कॉस थीटा है, साइन थीटा तो कैंसिल हो चुका है। तो यहां पर मैं कॉस थीटा मेंशन करो तो ये वैल्यू होगी कॉस थीटा। तो यहां पर ये रहा कॉस थीटा और ये रहा कॉस थीटा और ये रहा कॉस थीटा और ये रहा कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा दोनों जुड़ेंगे। तो अब कॉस थीटा इस ट्रायंगल से निकाल लो। अब हम यहाँ पर कलर बदल के यहीं पे लिख देते हैं। तो कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो बेस अपॉन हाइपो, बेस हो जाएगा दिस वन विच इज a, एंड हाइपोटेन्यूज क्या है, ये अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का रूट। अब ये कॉस थीटा, ये साइन थीटा लिखा है, इसको कॉस थीटा करो पहले। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कॉस थीटा।
तो इस कॉस थीटा की वैल्यू यहां रख दीजिए और इलेक्ट्रिक फील्ड वाली वैल्यू मैं यहां से यहां पुट कर दूंगा। तो आइए पुट कर देते हैं। तो यहां पर E इक्वेटोरियल माइनस 2E और ये वैल्यू हो गई Q1/4πε0, जिसे K भी लिख सकते हैं। चलिए नीचे लिख देंगे 4πε0 Q/r² प्लस a² इंटू a/√r² प्लस a²। अब देखिए ये r² प्लस a², दो इसमें पावर 1 है और इसका पावर हाफ है, तो एक में आधा जोड़ोगे 3/2। तो अब अगले पेज में इसको मैं 3/2 लिख देने वाला हूं। तो आइए अगला पेज करते हैं यहां पर। और इलेक्ट्रिक फील्ड अब क्या बना, E इक्वेटोरियल वैल्यू थी माइनस करके, तो माइनस यहां पर 2QA/4πε0 r² प्लस a² का पावर 3/2। अब आप जानते हैं कि जो 2QA किसके बराबर होता है, P डायपोल मोमेंट के मैग्नीट्यूड के, और यहां पर तो आप ये P कैप लिख ही दीजिए। तो E इक्वेटोरियल आ गया माइनस ये 2QA, जिसे आप मैग्नीट्यूड P लिख सकते हैं, अपॉन 4πε0 r² प्लस a² की पावर 3/2 P कैप। ये फॉर्मूला देखिए आपका बन जाता है। ये जो P इंटू P कैप है, इसे आप वेक्टर P भी लिख सकते हैं। बात वही होती है, क्योंकि कोई भी वेक्टर किसके, ये देखिए यहाँ पर ये तो जानते होंगे, फिर भी आप इसका मैग्नीट्यूड लिखिए और इसका डायरेक्शन लिखिए तो बात तो बराबर ही होती है। इसे P से भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो अगर हम केवल मैग्नीट्यूड की बात करें इसकी, तो आप E इक्वेटोरियल क्या बन जाएगा, P/4πε0 r² प्लस a² की पावर 3/2। इन जनरल ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, ये केवल मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मूला है। अब अप्रॉक्सीमेशन ले लेते हैं कि ये जो पॉइंट P था ये इससे बहुत दूर है, तो R की वैल्यू A से काफी बड़ी हो जाएगी। तो इसी को इफ R इज क्वाइट ग्रेटर देन A, यानी पॉइंट P, मैं इसलिए लिख रहा हूं जिससे समझे इसका मतलब क्या है, पॉइंट P फार अवे, कहां से, डायपोल से। ठीक, तो ये वैल्यू हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इक्वेटोरियल लिख दीजिए, ऊपर तो P का P ही रहा, नीचे 4πε0, और ये जो a² है ये इग्नोर कर देंगे, r² की पावर 3/2, तो क्या बचेगा, 2 से 2 कटा, r³ आ गया। तो ये वैल्यू हो जाएगी r³। ये मैग्नीट्यूड वाइज आ गया। अगर आप चाहें यहां पर डायरेक्शन के साथ लिखना अप्रोक्सीमेशन में, तो यहां पर माइनस साइन एक लगा दीजिएगा, 4πε0 r³, और ये रहा P कैप। ये आपकी कहानी बन गई वेक्टोरली, जिसमें वेक्टर के फॉर्म में लिखा है। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान जरूर लिखना कि यहां पर ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इस P से अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इसीलिए इस वेक्टर वाले फॉर्मूले में माइनस साइन आता है। E और P डिफरेंट अपोजिट डायरेक्शंस में हैं, और यही बात यहां है। तो ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं, आपको आने चाहिए, तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। यहां पर ये पॉज कीजिए बेटा और इसको नोट कीजिए, और मैं सेकंड वाला भी दिखा था, इसको भी पॉज करके अच्छे से नोट कर लो बेटा। तो बच्चों हम लोग डेरिवेशन करेंगे कि डायपोल पे टॉर्क कितना लगता है इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनाया जाता है, हम लोग पैरेलल लाइंस बनाते हैं इक्वली स्पेस्ड। मैं यहां पर एक कोशिश करूंगा कि स्पेसिंग बराबर आए। ये यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि इक्वली स्पेस्ड है, यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसमें एक डायपोल रख देते हैं, तो डायपोल को मैं व्हाइट कलर से डाल देता हूं, थोड़ा सा अलग से दिखेगा। ये एक डायपोल डाल दिया, देखिए ऐसे डायपोल रखा हुआ है, और यहां पर आप माइनस प्लस देना पड़ेगा, तो मैं इसको माइनस लिख देता हूं और इस वाले को मैं प्लस चार्ज कर देता हूं, बराबर, कोई दिक्कत नहीं। और इसका जो लेंथ है वो 2a के बराबर है, दिस इज 2a, ये यहां से यहां तक की दूरी, लेंथ इज 2a। और ये एंगल जो इलेक्ट्रिक फील्ड से बना रहा है दैट इज थीटा। थीटा इज द एंगल, जो ये एंगल कहां से लेते हैं, P से। इसका P का डायरेक्शन किधर है, माइनस, ये P का डायरेक्शन है, माइनस P से Q की तरफ, प्लस Q की तरफ। तो ये P जो है डायपोल मोमेंट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल बना रहा है। अब देखिए ये प्लस Q पर कितना फोर्स लगेगा, तो फोर्स की वैल्यू होती है F = Q × E। पॉजिटिव
चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में फोर्स लगेगा। तो मैं यहां पर कलर बदलते हुए ये फोर्स यहां पे दिखा रहा हूं, F बराबर QE, और माइनस चार्ज पे भी फोर्स लगता है QE के बराबर, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट दिशा में। तो ये एक फोर्स लग गया QE इधर। ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है। तो अगर मैं F नेट की बात करूं, नेट का मतलब है ऑन डायपोल सिस्टम, तो QE माइनस QE इक्वल एंड अपोजिट है, यानी नेट फोर्स इज 0। इसका क्या मतलब है? नो ट्रांसलेटरी मोशन। नो ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन का क्या मतलब है कि ये डायपोल अगर ऐसे है तो ये ऐसे नहीं चल पाएगा, है ना। क्या इसको कोई और मोशन हो सकता है, ये रोटेट कर सकता है। रोटेट करने के लिए टॉर्क लगना चाहिए। क्या यहां पे टॉर्क बनाएगा? आंसर है बनेगा। ये जो दोनों F हैं, आप टॉर्क कब बनता है? जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगे और लाइन ऑफ एक्शन अलग हो। तो इनके बीच में इनकी लाइन ऑफ एक्शन दोनों की अलग है, बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया है, तो टॉर्क फॉर्मेशन हो जाएगा। वो टॉर्क फॉर्मेशन हम लोग निकालते हैं। अब यहां पर देखिए, अगर मैं जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है, यहां ध्यान रखिए, वो क्या होता है? टॉर्क का फॉर्मूला पहले लिख देते हैं। टॉर्क बना यहां, तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है, जिसे आप टाउ से भी लिखते हैं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। अब हमें टॉर्क तो निकालना, विच इज टाउ, फोर्स हम QE लगा ही देंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेते हैं इन दोनों फोर्सेस के बीच में। तो यहां पर अगर आप थोड़ा सा कलर बदलें, ये मैंने यहां देखिए एक्सपेंड किया ऐसे, और यहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कराया ये, और इसका कुछ नाम दीजिए। इसको मैं A बोल देता हूं, इसको मैं B बोल देता हूं, इसको मैं C बोल देता हूं। तो ये डिस्टेंस हमको चाहिए, क्योंकि यही इन दोनों फोर्सेस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब देखिए, ये एंगल अगर थीटा है तो नीचे वाला भी एंगल थीटा हो जाएगा, ये एंगल, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है, ट्रांसवर्सल हो गई, ये अपना कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। अगर ये थीटा है तो इस ट्रायंगल में साइन थीटा ले लो। वैसे तो हम सीधे लिख सकते हैं ये 2a साइन थीटा होगा, लेकिन समझाने के लिए अगर मैं साइन थीटा लेता हूं तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, विच इज BC अपॉन AC। ये रहा BC अपॉन AC। हमको यहां से चाहिए क्या? BC। तो BC की वैल्यू हो गई AC साइन थीटा, और AC कितना है? 2a के बराबर। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी वो 2a साइन थीटा के बराबर हो गई। ये क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। किस लिए निकाला? क्योंकि फॉर्मूले में टिपना था या ठोकना था। तो यहां पर हम आगे बढ़ते हैं। अब इस फॉर्मूले का यहां पर हम इस्तेमाल करेंगे। टॉर्क की जगह टाउ लिख दीजिए, फोर्स की जगह आ गया Q इंटू E, ये फोर्स हो गया, और इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि 2a साइन थीटा है। ये हमने यहां पे 2a साइन थीटा मेंशन कर दिया। अब आप ध्यान से देखें, इस 2a और इस Q की पेयरिंग कर दें अगर आप, मैं लिख देता हूं एक साथ जिससे आपका दिमाग पकड़ ले इसको, तो 2aq इंटू E साइन थीटा। तो 2qa या 2qa 2aq क्या होता है? डायपोल मोमेंट के बराबर मैग्नीट्यूड। तो इसको लिख दोगे टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा। ये आपका फॉर्मूला डेराइव हो गया कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डायपोल प्लेस्ड है तो कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये तो मैग्नीट्यूड लिखा है, तो इन वेक्टर फॉर्म अगर बात करें तो इसे लिखा जाता है टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E। इसको भी याद रखिए भाई, जब कोर्स में तो पढ़ना जरूरी है। एक और बात, मैक्सिमम टॉर्क भी कई जगह निकालने को आता है, तो मैं यहां पे मैक्सिमम टॉर्क आप समझ गए होंगे क्या होगा। मैक्सिमम टॉर्क होगा जब साइन थीटा 90 हो जाए, यानी PE के बराबर, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। तो ये कुछ बातें हैं जो आपके दिमाग में रहनी चाहिए, और ये डेरिवेशन आप समझ ही गए होंगे। तो इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए, एग्जाम में आए तो बिल्कुल कीजिए, नोट कर लीजिए इसे आप। बच्चों, हम लोग प्रूफ करेंगे गॉस थ्योरम का, तो करते हैं स्टार्ट। अच्छा, फॉर द सेक हम लोग जो प्रूविंग करते हैं ना, वो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी एक आइसोलेटेड चार्ज का करते हैं। तो यहाँ पे आइसोलेटेड चार्ज का मतलब क्या है कि एक मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज यहाँ रखा है, इसके लिए गॉस थ्योरम प्रूफ कर रहे हैं। तो हमेशा ये लाइन लिखी जाती है फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी
वी टेक ए आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज। अब यहां पर ये आपने एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया, अब आप एक गॉसियन सरफेस लेंगे, एक क्लोज सरफेस, और गॉसियन सरफेस जैसा आपको मालूम है इमेजिनरी भी हो सकती है। तो यहां पर ये सेंटर को मानते हुए एक हम फुटबॉल जैसी ये एक गॉसियन सरफेस ले लेते हैं, इसके सेंटर पे बना देना चाहिए, सेंटर से थोड़ा हटता हुआ दिख रहा है। तो मैं क्या करता हूं, इसको सेंटर पे यहां कहीं पकड़ लेता हूं Q, ये, और ये जो सरफेस है ये क्लोज सरफेस है जो कि गॉसियन सरफेस है हमारे लिए, जिसका हम करेंगे काम, गॉसियन सरफेस। उम्मीद है ये बात आपकी पकड़ में आई। अब हम क्या करते हैं कि अगर हम ये फॉर्मूला पहले से पता था कि अगर ये रेडियस इसका R ले लो, ये रेडियस क्या है, ये रेडियस R है, तो Q से कहीं भी R दूरी पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जाओगे तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो यहां मेंशन कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन S का मतलब ये गॉसियन सरफेस जो S है, ऑन S इज क्या हो गया, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R²। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, फॉर्मूला हम पहले से जानते हैं। अब यहां पर अगर आप ध्यान दीजिए, एक छोटा सा पैच ले लेते हैं हम लोग, पैच मतलब एरिया, बहुत छोटा सा एलिमेंटल एरिया है, यहां थोड़ा बड़ा बनाया जैसे आपको दिखे, इसको हम क्या बोल रहे हैं, DS, एरिया वेक्टर भी अभी मेंशन करेंगे। अब यहां पर हम ये जानते हैं कि यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है वो रेडियली आउटवर्ड होता है, इस E वाला इलेक्ट्रिक फील्ड सीधे रेडियली मतलब रेडियस में बाहर की तरफ जाएगा, और इसका जो एरिया वेक्टर है वो किधर जाएगा, वो भी इसी डायरेक्शन में जाएगा, एरिया वेक्टर, क्योंकि वो हमेशा सरफेस, क्लोज सरफेस के परपेंडिकुलर और आउटसाइड होता है, तो DS का जो डायरेक्शन है वो भी इधर होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और DS में क्या एंगल हो गया, एंगल हो गया 0, क्योंकि दोनों के दोनों पैरेलल हो गए। बात समझ में आई होगी है ना, तो क्या पैरेलल हो गए, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो यहां पर आप ये बात जैसे आप समझ गए हैं, तो यहां पर आप मेंशन कर दीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड DS वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, है ना। पैरेलल होने का सिंपल मतलब है कि थीटा की वैल्यू, थीटा यहां पर 0 डिग्री हो गया, ठीक। अब फ्लक्स निकालते हैं कि इस छोटे से एरिया से, ये जो एरिया आप और देखें ऐसे बना दें, ये जो छोटा सा एरिया, इससे कितना फ्लक्स जा रहा है, तो फ्लक्स थ्रू दिस एरिया, तो फ्लक्स एसोसिएटेड लिख दीजिए, या एसोसिएटेड या थ्रू, एसोसिएटेड विथ एरिया, जो छोटा सा एलिमेंटल एरिया DS लिया था, तो वो क्या हो जाएगा, हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, फाई इज इक्वल टू E.A, यहां पे DS है तो मैंने यहां पे DS कर दिया। अब देखिए इसके आगे बढ़ा लेते हैं, तो ये हो गया d∅E, और इन दोनों के बीच एंगल 0 डिग्री है, तो आप लिखेंगे EDS cos 0 डिग्री, cos 0 होता है 1, तो ये वैल्यू हो गई d∅E इज इक्वल टू E इंटू DS। अब ये तो हमारा जो फ्लक्स आया ये छोटे से एरिया से निकला है, एलिमेंटल एरिया से। अब हम टोटल फ्लक्स कैलकुलेट कर लेते हैं, तो टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस गॉसियन सरफेस, ऐसे लिख दीजिए। तो मैं चलिए यहां लिख देता हूं, टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड या लिंक्ड विथ द गॉसियन सरफेस। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यानी कि अगर मैं फाई ई की बात करूं, टोटल फ्लक्स की बात करूं, तो हम इंटीग्रेट कर देंगे क्लोज सरफेस पे, और जो फ्लक्स था डी फाई ई, इसको इसकी वैल्यू रख देते हैं, डी फाई ई की वैल्यू निकली E इंटू DS, तो यहां पर हमने E इंटू
ds रख दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर जगह उसकी वैल्यू बराबर है और दोनों का एंगल भी थीटा 0 डिग्री था, तो यहाँ बराबर है, तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, उसको हम बाहर ले लेते हैं और ये वैल्यू हो गई ds के बराबर। तो यहां हो गई E और ds कितना आ जाएगा, ds का मतलब है इसका पूरा सरफेस एरिया। ये फुटबॉल है, सर्किल मत समझना, तो फुटबॉल का जो सरफेस एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। तो यहां फ्लक्स क्या बना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रख दो, ये जो निकली थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर इंटू 4 पाई r स्क्वायर। ये देखिए 4 पाई r स्क्वायर और 4 पाई और r स्क्वायर कैंसिल है, तो यहां देखिए वैल्यू क्या आ गई, पाई e इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यही हमारा प्रूव्ड, यानी यही हमारा गॉस लॉ होता है। तो गॉस लॉ का अगर डेरिवेशन आ जाए कल को करने के लिए तो सिंपल तरीके से इसी को परफॉर्म कर देंगे या एग्जामिनेशन में कर देंगे, पूरा काम बन जाएगा। तो इसे आप यहां पर नोट कर ले बेटा। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करेंगे। एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, उसे r डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। तो यहां पर मैं एक वायर बनाता हूं जल्दी से, और ऐसे आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा ऐसे वायर बना दिया। ये पॉजिटिवली चार्ज है, कोई भी चार्ज इसको दिया गया, और ये लंबा है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, ऐसा समझ के चलें। और ये जो इसकी जो वायर है यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। इसका क्या मतलब हुआ, मैं लिख देता हूं यहां पर। तो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर और उसकी यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी भी कह सकते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, वो हमारी लैम्डा है। तो लैम्डा का क्या मतलब होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। यहां सिंपल भाषा भी लिख देता हूं जैसे आपको समझने में आसानी रहे, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है, ये लैम्डा यूनिफॉर्मली चार्ज है। अब हमें यहां पर मान लीजिए इससे किसी पॉइंट, इससे r दूरी पर हमें p पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए था, कितना बनेगा। तो यहां गॉस थ्योरम की हम लोग मदद लेते हैं। तो गॉस थ्योरम में सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है क्लोज सरफेस मिलना, जिसे हम गॉसियन सरफेस बोलते थे, और उसका चॉइस भी अच्छा होना चाहिए। तो हम यहां पर सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेंगे जिसका एक्सेस ये वायर होगा। तो मैं यहां पर एक सिलेंडर बना रहा हूं, बहुत दूर बना दिया, चौड़ा सिलेंडर बनेगा, लेकिन मैं फिर भी इससे लगभग इतनी दूरी पकड़ लो और इसको ऐसे घुमा देते हैं, और यही कहीं ऐसे ऐसे, जैसे कि थोड़ा सा आपको अच्छा भी लगे और काम भी हो जाए। ये देखो यहां पर ऐसे सिलेंडर हमने बना दिया, दिखाई पड़ रहा होगा। इस सिलेंडर का, ये गॉसियन सरफेस है, इस सिलेंडर की हाइट को L ले लेते हैं, क्योंकि हाइट कुछ हमको लेनी पड़ेगी, कितना लंबा है, और इसका जो रेडियस है वो तो इसी r के बराबर है, वो तो कोई तकलीफ की बात नहीं। तो ये हमारा हो गया गॉसियन सरफेस, क्योंकि बिना गॉसियन सरफेस के आप लगा नहीं पाएंगे गॉस थ्योरम। तो वी हैव टेकन ए गॉसियन सरफेस एज ए सिलेंडर विथ रेडियस r एंड हाइट L। इतनी बात आप समझ गए। अब इस गॉसियन सरफेस में हम सरफेसेस 3 टुकड़ों में बांटेंगे, है ना। कैसे बांटेंगे, एक ऊपर वाला कलर को चेंज कर लेते हैं, ये ऊपर वाला टॉप, ये कर्व्ड सरफेस एरिया जिसे हम नंबर 2 कह रहे हैं, और नंबर 3 इसका बॉटम। अब क्या होता है कि ये जो वायर होता है, इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है वो बिल्कुल चारों दिशाओं में, मतलब ऐसे प्लेन में ऐसे निकलता है। देखिए ये ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे निकलेगा। तो अगर मैं कर्व्ड सेकंड नंबर की सरफेस जो कि कर्व्ड सरफेस है यहां की बात करूं, तो यहां पर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा ऐसे, और इसका सरफेस, ये छोटा सा पैच समझ लीजिए, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, वो एरिया वेक्टर भी मैं ds2 लिख देता हूं, वो भी इसी डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की, क्योंकि वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो इन दोनों के लिए थीटा की वैल्यू 0 हो गई, यानी ये पैरेलल हो गए। और अगर मैं बात करूं यहां की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो जा रहा, यहां की बात करूं तो एरिया वेक्टर इधर है, यानी ds1 कह देते हैं,
और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इसमें थीटा 90 डिग्री बन गया। आप जानते हैं कि जैसे ही थीटा 90 डिग्री बन जाता है फ्लक्स उससे पास ही नहीं होता, क्योंकि फ्लक्स फार्मूला होता फाई ई इंटू ए कॉस थीटा, कॉस 90 आते ही खेल खत्म हो जाएगा उसका। यही कांड यहां हो जाएगा। यहां अगर आप देखें तो ये भैया आपका ds3 आ जाएगा, वेक्टर इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो यहां भी थीटा की वैल्यू कितनी बन गई, 90 डिग्री। इसी बात को अगर मैं दोबारा यहां मेंशन कर दूं जल्दी से, तो आप क्या कह सकते हैं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर मैं इसके पहले वाले को लिखूं ds1 इज परपेंडिकुलर टू, ds1 ये वाला लिया है हमने, परपेंडिकुलर है, तो ये आपका है परपेंडिकुलर टू E1 लिख देते हैं, या E लिख दो, E तो सबका सेम ही है। और ds2 की बात कर दें, ये हमारा पैरेलल था इलेक्ट्रिक फील्ड के, और ds3 की बात करते हैं बॉटम वाला, और ये हमारा अगेन परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड के। ये कुछ ऐसा समझिए, आपको समझ में आ रहा होगा, फिर भी ये सिलेंडर है, तो इस सिलेंडर पर टॉप वाले हिस्से में एरिया वेक्टर बाहर और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो 90। इस कर्व्ड सरफेस में एरिया वेक्टर बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर, दोनों सेम डायरेक्शन। इस इधर आ जाइए कर्व में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर, मेरी तरफ भी सेम कर्व में, मतलब दोनों बराबर, नीचे एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी तरफ 90 डिग्री। ये कहानी है कुल मिला के। तो अब इसको देखते हुए जो हमारा टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड हुआ, इससे व्हाइट कलर ही ले लेते हैं, तो टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विथ दी गॉसियन सरफेस विद द सिलेंडर लिख देते हैं, विद द सिलेंडर। तो सिलेंडर में वैल्यू आप जब फाई ई लिखेंगे तो फाई जो फॉर्मूला होता है, यानी क्लोज सरफेस में ई डॉट ds लिख दीजिए आप, और इसको तीनों सरफेस के अकॉर्डिंग टूल तोड़ लेते हैं। तो जब आप यहां लिखने जाएंगे तो पहले के लिए जो फॉर्मूला लगाएंगे वो लिख देंगे S1, तीन सरफेस है ना, S1 S2 S3, इसे लिखेंगे E ds1, और 1 में 90 डिग्री था, ये cos 90 आ गया। फिर आप लिखेंगे दूसरी सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड ds2, और ये cos 0 आ गया, और तीसरे सरफेस का S3 E ds3 cos 90 0। आप जानते हैं कि ये वैल्यू 0 और ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी, क्योंकि cos 90 0 होता है। तो केवल हमारा कहानी ये बचेगा, इसको यहां पे मेंशन करते हैं। यानी फ्लक्स कितना आ गया बेटा जी, वो आ गया S2 सरफेस से ही E ds2, और cos 0 होता है 1, तो 1 को छोड़ दीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड पकड़ लेते हैं, यहां पर कितना आया, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पूरे रिंग पर सेम ही, क्योंकि सिमेट्रिसिटी है, सेम पाया जाएगा। और यहां पर आ गया क्लोज सरफेस, ये जो सेकंड वाला था जिसे आप S2 लिख रहे थे, ds2, उसका सरफेस एरिया, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना हो गया, 2 पाई RL, 2 पाई R और H L, आप जानते हैं ना कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई RL, तो ये वैल्यू हो गई E इंटू 2 पाई RL। उम्मीद है समझ में आया। इसे मैं एक अलग से मेंशन कर देता हूं, E इंटू 2 पाई RL, ये इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं। ये आपने क्या निकाल दिया, फ्लक्स। अब लगा दो गॉस थ्योरम, बाय गॉस थ्योरम फ्लक्स, अप्लाइंग गॉस थ्योरम लिख दो, या फ्रॉम गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम क्या बोलता है कि भाई जो फ्लक्स लिंक्ड होगा वो कितना होगा सिलेंडर से, जितना की चार्ज इसके इनसाइड है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q इनसाइड कितना होगा, ये यहां से लेकर यहां तक जो चार्ज है, एक यूनिट लेंथ पर लैम्डा है और इसकी लेंथ L है, तो एक पर लैम्डा तो L पे लैम्डा इंटू L, तो ये Q इनसाइड की जगह आ जाएगा लैम्डा इंटू L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन नंबर 2। अब फ्लक्स चाहे आप बाय डेफिनेशन वाले फॉर्मूले से निकालें, चाहे गॉस थ्योरम से, होना तो वही चाहिए, चाहे जो मेथड लगाएं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आप इक्वेट कर दीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को इक्वेट कर दिया, तो ये वैल्यू बनी E इंटू 2 पाई RL बराबर
लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर देखिए कुछ वैल्यू कटेंगी, ये लैम्डा और लैम्डा गया कट, तो ये वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या आ गई, E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये देखिए आपका यहाँ फॉर्मूला आ गया और ये प्रूव हो गया। यहाँ ध्यान रखिएगा अगर बाकी चीज कांस्टेंट है तो E इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर, ये प्रूव हो गया आपका। और अंदर हमारा अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो अवे जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये निगेटिवली चार्ज है तो टूवर्ड्स आ जाएगा। इतनी बात और ध्यान रख लेनी है, बाकी प्रूविंग में ये फर्स्ट क्लास आपका प्रूव हो गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, इसे आप अच्छी तरीके से नोट कर लो बेटा। बच्चों हम लोग बड़ा इंपॉर्टेंट प्रूफ करेंगे कि इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट है यूनिफॉर्मली चार्ज, उससे आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा। आइए फटाफट करते हैं। तो एक हम बड़ी सी शीट ले लेते हैं, ध्यान रखिएगा ये बड़ी शीट है, तो मैं ऐसे बना देता हूं एक बड़ी सी शीट, और इसको ले लेते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज है। ऐसे यहां पर कुछ जैसे आपको ये पता लगे कि भैया ये चार्ज है, और भी चार्ज चाहो तो भर सकते हो, मतलब ये हर जगह चार्ज आपको दिखेगा। और ये यूनिफॉर्मली चार्ज है तो उसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, जिसे आप सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, और इसका मतलब क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। सिंपल भाषा में ये कहानी है कि एक यूनिट एरिया पर सिग्मा आपका चार्ज है। और हमें निकालना क्या है, हम ये चाहते हैं कि इससे मान लीजिए पॉइंट है, इससे आर दूरी पर, यहां पर इस आर दूरी पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉइंट पी पर, ये हमें पता करना है। तो अब हम जब भी गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन करते हैं, हमें एक गॉसियन सरफेस चाहिए होती है, क्योंकि क्लोज सरफेस के बिना तो हम लगा ना पाएंगे। तो हम यहाँ पे क्लेवर चॉइस करेंगे, यानी कि बुद्धिमानी से एक गॉसियन सरफेस चूज करेंगे, सिलेंडर, और सिलेंडर होगा धंसा हुआ, इसमें आधा इधर आधा इधर। अच्छा मैं बना देता हूं, फिर कई लोग क्यूबॉइड भी करते हैं, वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कई टीचर क्यूबॉइड से भी बताते हैं। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, ऐसे एक सिलेंडर बनाता हूं। ये देखिए, अब ये फिगर तो थोड़ी एडजस्ट कीजिएगा, ऐसे बना देते हैं आपको फीलिंग आ जाए। और इसके पीछे मैं डॉटेड लाइन दिखा देता हूं, ऐसे थोड़ा सा बाहर, और कुछ मैं ऐसे बता रहा हूं। ये जितना आर इधर है उतना ही आर इधर है, इस शीट से दोनों सेम है, मतलब बीच में धंसा हुआ है। धंसा हुआ समझते हैं ना, ये जैसे शीट थी और ये सिलेंडर है, तो ये सिलेंडर यहाँ पे बीच से आधा इधर और आधा उधर है, ये बीच में घुसा हुआ है। ठीक है, कई टीचर या कई बुक्स के अंदर इस सिलेंडर की जगह क्यूबॉइड भी लेते हैं, तो उसमें भी कोई तकलीफ नहीं है, क्यूबॉइड से भी परफेक्टली आंसर आ जाएगा। मैं सिलेंडर लेके यहाँ बता रहा हूँ। अब देखिए यहाँ एक डॉटेड ऐसे बना देते हैं, क्योंकि क्या होगा कि इसका जो एरिया है ना बेटा, ये इसका एरिया जो टोपी है या इसका एरिया, वो हम क्या लेते हैं, ए ले लो या एस ले लो, जो भी चाहो, मैं ए ले लेता हूं। इसका काम अभी पड़ेगा। अच्छा यहां तक बात हमारी समझ में आ गई। अब इस एरिया में कितना चार्ज इनक्लोज्ड है ये निकाल लेते हैं पहले, फिर लगा के आपको दिखाते हैं। अच्छा तो चार्ज इनक्लोज्ड विथ इन सिलेंडर, क्योंकि इसी शीट में है तो इसी एरिया में होगा वो, और तो कहीं होना नहीं है। तो उसकी वैल्यू Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए, क्योंकि एक एरिया पर होता है सिग्मा, तो ए एरिया पर सिग्मा इंटू ए। अब देखिए ये जो सिलेंडर था, इसके 3 सरफेस एरिया हम लेंगे, 2 टॉप बॉटम कह लीजिए और एक कर्व सरफेस एरिया देखिए लेते हैं, और आपको मैं समझाता हूं। तो पहला मान लीजिए ये लेते हैं, ये से पहला, ये कर्व के लिए दूसरा, और ये मतलब ये सेम कर्व है तो उसको चाहो तो इधर वाले हिस्से को तीसरा कह दो, या सेम ही चीज है। और इधर की बात कर ले तो नंबर 3। अब यहां पर देखिए, तो जो आप जानते हैं कि यूनिफॉर्म ये जो प्लेन शीट होती है उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ऐसे ऐसे। बहुत सारी लाइनें नहीं बना रहे, नहीं गचड़ पचड़ हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा किधर होगी, इस तरफ, और एरिया वेक्टर इसका ढक्कन है ना, तो एरिया वेक्टर भी इसी तरफ जाएगा। अगर ए या एस जिससे भी लिखना चाहें, दोनों में एंगल कितना बन गया बेटा, 0 डिग्री।
है ना, एरिया वेक्टर भी बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर। यहां आ जाओ, यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ और एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ। यहां भी थीटा की वैल्यू हो गई 0 डिग्री पैरेलल। अब हम कर्व्ड सरफेस की बात करते हैं, यहां यही बना लेते हैं। कर्व्ड सरफेस में दिखाने के लिए मैं छोटा सा पैच बना देता हूं। अब एरिया वेक्टर किधर है, इधर, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इधर है और एरिया वेक्टर ऊपर है, क्योंकि वो तो बंद सरफेस से बाहर की तरफ होता है, ये एरिया वेक्टर है। तो इन दोनों में कितना एंगल बन गया, 90 डिग्री। तो आप जानते हैं जहां 90 डिग्री आ जाता है एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में, वहां कोई फ्लक्स एसोसिएट नहीं होता। और यही सेम चीज यहां हो जाएगी। अगर मैं आपको समझाना भी चाहूं तो यहां पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया इधर, एरिया वेक्टर ऊपर हो गया, तो यहां भी थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो गई। यानी इसमें जो फ्लक्स एसोसिएशन है वो केवल टॉप एंड बॉटम में, यानी कि 1 नंबर और 3 नंबर में, बाकी कहीं फ्लक्स एसोसिएशन नहीं है। तो मैं यहां पे सीधे लिख देता हूं टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस सिलेंडर। तो यहां पे लिखें टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड या लिंक्ड लिख दीजिए विद द सिलेंडर। तो कितना फ्लक्स इसके अंदर आ गया, फाई ई की वैल्यू हो गई ई इंटू ए, तो ई ए प्लस ई ए, यानी वैल्यू हो गई 2EA। इसमें हमें लगता नहीं कि कोई तकलीफ है, ई ए होता है क्योंकि एंगल तो थीटा 0 हो चुका था। ई इंटू ए। अब हम क्या लगाएंगे, गॉस थ्योरम। ये तुमने फ्लक्स निकाल दिया जिस तरह से बाय डेफिनेशन निकालना था। अब अप्लाई कर दो गॉस थ्योरम। अप्लाइंग गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम क्या बोलती है कि टोटल फ्लक्स जो लिंक्ड होगा वो Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। Q इनसाइड का मतलब जितना चार्ज इस सिलेंडर में इंक्लोज्ड है, कितना चार्ज इंक्लोज्ड है, सिग्मा इंटू ए, ये हम बता चुके हैं आपको। तो यहां हो गया सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये इक्वेशन नंबर 2 कह दो, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दो, ये एक अलग बात है। अब आप जानते हैं फ्लक्स कहीं से निकालिए, आएगा तो वही, चाहे गॉस थ्योरम हो चाहे डेफिनेशन से निकालिए। तो इक्वेशन 1 2 को इक्वेट कर दीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो जब आप इक्वेट करेंगे तो 2EA बराबर सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये देखिए ए और ए कट गया और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और ये आपने प्रूफ कर दिया कि अब इसमें इंपॉर्टेंट टर्म देखिएगा, R नहीं है इसके अंदर। तो चाहे आप यहां हो चाहे यहां हो चाहे यहां हो, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम बनेगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, यहां पर डायरेक्शन नहीं चेंज होगी। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर अगर वेक्टोरली लिखना मन में आ जाए तो एक बता रहा हूं जिससे जानकारी आपकी बढ़ जाए, तो चलिए व्हाइट कलर से ही लिख देते हैं। तो डायरेक्शन और दे दीजिए, यानी वेक्टोरली अगर लिखना हो तो आप लिख सकते हैं E, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का, और डायरेक्शन के लिए एक एन कैप लगा देते हैं। अब एन कैप क्या होता है लिखना पड़ेगा, तो एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर। हमेशा यूनिट वेक्टर डायरेक्शन के लिए होता है, नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल टू द प्लेन एंड गोइंग अवे फ्रॉम इट लिख दीजिए। तो आप ये पूरी तरीके से बात हो गई। अब यहां पे अगर मान लीजिए निगेटिव चार्ज होगा तो सिग्मा निगेटिव रख दोगे तो ये माइनस आ जाएगा, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अभी अवे है तो डायरेक्टेड टुवर्ड द शीट आ जाएगा। तो बहुत सरल है, लेकिन थोड़ी सी क्लैरिटी रहेगी तो मजा आएगा आपको। तो इसे आप नोट कर लीजिए बेटा। बच्चों, हम लोग डेरिवेशन करेंगे कि एक थिन स्फेरिकल शेल है, शेल का मतलब फुटबॉल टाइप खोखला गोला समझ लीजिए, और उससे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उसमें वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनाता है, आउटसाइड द शेल, ऑन द शेल, इनसाइड द शेल। तो सबसे पहले हम बनाते हैं आपके लिए शेल जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है। ये हमने एक शेल बना दी, इस शेल का हम रेडियस ले रहे हैं R, ये मान लीजिए इसका सेंटर है और इसका रेडियस R है, और यूनिफॉर्मली चार्ज है तो यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी सिग्मा है।
मैं इसको ऐसे ऐसे बना देता हूं, आपको लगे कि ये भाई चार्ज है। तो यहाँ दो चीजें स्पेशल हो गई इसकी कि भैया मैं यहाँ ऐसे पॉइंटर लिख देता हूं कि थिन स्फेरिकल शेल रेडियस है उसकी ऑफ रेडियस r, और उसकी जो यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है वो है यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी का मतलब हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी की हम बात कर रहे हैं, यानी चार्ज पर यूनिट एरिया। इसको भी मैं मेंशन कर देता हूं, कभी कभी आप लोग घबरा जाते हैं। तो ये हो गया चार्ज पर यूनिट एरिया बेटा। अब यहां पे तीन केस लिए जाते हैं कि भाई अगर पॉइंट P आपका बाहर है तो क्या होगा, तो हम केस वहीं से स्टार्ट करते हैं। मैं यहां ले लेता हूं केस वन। केस वन क्या है, जब हमारी स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R से बड़ी हो, यानी आउटसाइड कैसे फोटो बनेगी, थोड़ी छोटी करके बनाते हैं तो आ जाएगी यहां पर। ये मान लीजिए, तब भी नहीं आएगी, खैर चलिए, ये मान लीजिए गोला है और हमने R यहां पकड़ लिया, ये डिस्टेंस स्मॉल r है और ये कैपिटल R थी, ये सेंटर है इसका। तो ये पॉइंट P पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। बढ़िया कि यहां पर P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो आप जानते हैं कि जब भी गॉस थ्योरम अप्लाई होती है या करेंगे यहां पर, तो हमें एक गॉसियन सरफेस चाहिए। तो हम एक यहां पर स्फेरिकल सरफेस खींचते हैं जो कि R रेडियस की होती है, P से जाती है। तो यहां पर मैंने डॉटेड लाइन ऐसे बना दी है, नीचे तो बन नहीं पाएगी, ऐसे समझ लीजिए। और ये हमारी क्या है, गॉसियन सरफेस मतलब एक क्लोज सरफेस है जिसकी बातचीत हम लोग करेंगे। तो एक स्फेरिकल hollow sphere is a shell is created with the radius r and center at O passing through the point P। ठीक, अब यहां पर आगे हम लोग बढ़ते हैं तो इससे फ्लक्स कितना एसोसिएटेड है इस गॉसियन सरफेस से, वो भी देख लेते हैं। तो फ्लक्स एसोसिएटेड, लिंक्ड लिख दो, चाहे एसोसिएटेड, लिंक्ड विथ गॉसियन सरफेस। तो वो कितना फ्लक्स लिंक्ड हो जाएगा, पाई E इज इक्वल टू E इंटू ए, क्योंकि यहां पर ये जो स्फीयर है जब भी आप बाहर जाते हैं ऐसा बिहेव करता है कि सेंटर पे है, तो इसका जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो आपका इस तरफ होगा, और एरिया वेक्टर इसका लेंगे तो भी वो इस तरफ होगा। यानी एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 0 डिग्री है, पैरेलल है। तो ये 0 डिग्री इसके बीच का क्या रहा, एंगल आ गया आपका। अब एंगल आ गया तो आप जैसा फॉर्मूला लिखते हैं EA cos 0 डिग्री, आप समझ पाए, जिसे लिख देंगे EA। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लिखिए, और एरिया कितना हुआ इस बड़े गॉसियन सरफेस का, 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई और स्मॉल r स्क्वायर, क्योंकि इस गॉसियन सरफेस का रेडियस स्मॉल r था। तो ये पहला इक्वेशन है जहां पर हमने फ्लक्स निकाला है। अब हम दूसरी इक्वेशन यहां पे पकड़ते हैं, गॉस लॉ अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग गॉस लॉ। अब गॉस लॉ क्या करता है, सीधे ये बताता है कि भैया फ्लक्स जो इससे जाएगा वो Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। तो Q इनसाइड कितना है, मान लीजिए इसको हमने चार्ज दिया था Q, इसको टोटल चार्ज Q दिया था, तो यही इस गॉसियन सरफेस के अंदर पूरा का पूरा Q है। तो यहां पर आप क्या मेंशन कर देंगे, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये आप चाहे जिस भी मेथड से निकालो, फ्लक्स आएगा तो वही। तो यहां पर दोनों इक्वेशन को जब आप इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग 1 and 2 या फ्रॉम 1 and 2 जो भी लिख दीजिए, इक्वेटिंग 1 and 2, तो आप जान पाएंगे कि E इंटू 4 पाई r स्क्वायर बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहा, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर, Q अपॉन r स्क्वायर। ये फॉर्मूला यहां बन गया। ये क्या है, आउटसाइड का फॉर्मूला है।
तो ये फॉर्मूला हमको यहाँ पर याद भी होना चाहिए। आप जानते भी हैं कि जब बाहर जाते हैं तो ऐसा ये बिहेवियर होता है कि सब पे सब इसके सेंटर पे, ये हमने गॉस लॉ से प्रूव कर दिया। अब दूसरा केस आता है ऑन द सरफेस। तो ऑन द सरफेस में सेम चीज ऐसे ही करेंगे, मैं उसको बड़े आराम से कर देता हूं। केस नंबर 2, जब हमारी R और कैपिटल R की वैल्यू सेम हो ऑन दी सरफेस। अब ऑन दी सरफेस में क्या है कि ये सब कुछ वैसे ही रहेगा, बस इसी सरफेस पर आप निकालना, यानी स्मॉल r को हम कैपिटल R से इंटरचेंज कर दीजिए, रिप्लेस कर दीजिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां क्या आ जाएगा, ऑन दी सरफेस E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये है आपका ऑन दी सरफेस। ऑन दी सरफेस पूरा आप करने की जरूरत नहीं है, सेम एग्जाम में भी ये लिख देना, सेम एज केस 1, जस्ट रिप्लेसिंग स्मॉल r विद दी कैपिटल R, क्योंकि वही सेम चीज आती है। अब यहां पर एक फॉर्मूले में थोड़ा सा और मैं कानून कर दूं, क्योंकि वो आपके लिए काफी हेल्पफुल होता है। क्योंकि E की वैल्यू जो होती है, इसको आप E को सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं, जहां पर सिग्मा की वैल्यू क्या है, वेयर सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी जितना चार्ज आप दिए हैं अपॉन सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर। तो यहां पर ये फॉर्मूला भी ध्यान रखिएगा, कई जगह बहुत मदद करता है आपकी। और ये क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी चार्ज पर यूनिट एरिया, टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया, वो हमने यहां पे लिख दिया। अब तीसरा केस है इनसाइड वाला, वो मैं और करके दिखाता हूं। ठीक, आइए इसका केस नंबर 3 करते हैं। तो केस नंबर 3 वो है इनसाइड द स्फेरिकल शेल। इनसाइड मतलब स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R से छोटी है। तो उस समय ये मान लीजिए आपका गोला है जो यूनिफॉर्मली चार्ज गोला था, और आप जो कहानी कर रहे हैं वो यहां पर एक गॉसियन सरफेस ले लेंगे, और इस सेंटर से ये दूरी r है और ये दूरी कैपिटल R है, ये 0 यहां पर रखा हुआ है। और ये जो शेल पे चार्ज है, ध्यान रखिएगा ये कंडक्टिंग शेल है, तो कंडक्टिंग का मतलब एल्युमिनियम कॉपर ऐसे है, तो जो भी चार्ज देंगे इसकी सरफेस पे रहता है, अंदर कुछ नहीं रहता। तो आप ये समझ पाए मेरे ख्याल से। अब देखिए यहां पर क्या हो गया, अब इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है कि Q इनसाइड कितना हो गया, क्योंकि इस गॉसियन सरफेस, ये हमारी क्या है, ये गॉसियन सरफेस है। तो गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, कुछ नहीं, क्योंकि सारा चार्ज तो बाहर है, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। Q इनसाइड विल बी 0। अब देखिए आप गॉस लॉ जब लगाएंगे, फाई इज इक्वल टू Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो Q इनसाइड 0 रखेंगे अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो वैल्यू 0 आ जाएगी। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। और बाय डेफिनेशन चलें तो फ्लक्स इस गॉसियन सरफेस से कितना एसोसिएटेड है, तो आप लिखेंगे फाई E इज इक्वल टू E इंटू 4 पाई R स्क्वायर, जैसा आप करते आ रहे थे, E इंटू A इसका। अब दोनों, ये इक्वेशन नंबर 2 लिख दीजिए, फ्रॉम 1 एंड 2, तो फ्रॉम 1 एंड 2 आप E इंटू 4 पाई R स्क्वायर को 0 से इक्वेट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ जाएगा, क्योंकि भैया एरिया तो 0 होना नहीं गॉसियन सरफेस का। तो इससे हम क्या समझ में आया कि E इज इक्वल टू 0 होता है इनसाइड द शेल। ये आप जरूर ध्यान रखेंगे यहाँ। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस गोले के अंदर, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 आएगी। ये आप पकड़ के रख लीजिए। तो ये प्रूव हो गया। ये देखिए तीनों केसेस कर दिए, ये आप यहां नोट कर सकते हैं। ये पहला केस ये था, दूसरा केस इधर था, केस नंबर 2। इसको आप पॉज करके नोट कर ले बेटा, इंटरेस्टिंग प्रूफ है ये, आप स्क्रीनशॉट या जैसा भी करते हो। और ये इसके बाद इसका थर्ड केस की बात कर लीजिए, नंबर 3 है, ये इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से। बच्चों पूरा चैप्टर मैंने फिनिश कर दिया। आपके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन 95% लाना चाहते हैं तो द्रोणा कोर्स आपके लिए रेडीमेड तैयार है। और इसके अंदर एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज और एग्जांपल्स के जितने क्वेश्चन है सब मैंने इजी भाषा में आपके लिए सॉल्व किए हैं। वीडियो फॉरवर्ड में मिलते हैं, यही नहीं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज भी आपको मिलेंगे। और साथ में 10 साल के पीवाईक्यूज को मैंने
कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके आपको दिया है, टेस्ट भी देने का मौका मिलेगा। नोट्स, फॉर्मूला शीट और चैप्टर वाइज नोट्स हैंड रिटन है, जिससे आप तेजी से रिवीजन कर सकिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैंने वर्कशीट भी आपके लिए बनाई है। यही नहीं, लाइव के साथ साथ रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको मिलती हैं। लाइव की टाइमिंग्स क्लास 12 की 7:30 बजे यानी 7:30 PM से है। तो जो बच्चे 95% लाने के लिए सीरियस हैं, द्रोणा से आप मदद ले सकते हैं। और जो द्रोणा लेना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसके स्टोर सेक्शन में जाइए और यहां से द्रोणा लेकर मेरे साथ जुड़ जाइए। ऑल द बेस्ट। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना मत भूलिएगा और अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट करिएगा क्या आपको अच्छा लगा, क्या एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट है जिससे मैं आपकी और ज्यादा मदद कर सकूं। मिलते हैं द्रोणा की क्लास में। ऑल द बेस्ट।